हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोग के बीच घटना चक्र इकोनॉमिक्स का क्लास लेकर। ठीक है, इसके पहले मैं ज्योग्राफी क्लास दे चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाकर आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग इसके पहले अगर आप लोग को अच्छा लगे मेरा वीडियो, मेरा क्लास, तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट जरूर बताइए कि हमारा क्लास कैसा लगता है, और दूसरे तक भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोग को भी हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। ये है मेरा फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है। तो भारत के राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत जो है वो कृषि है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ रहा है उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है कि भारत की उन्नति संतोषजनक रही। तो क्या रहा, उन्नति संतोषजनक रही। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ए, कुल राष्ट्रीय उत्पाद से बढ़ोतरी के संबंध में। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो भी मैं क्वेश्चन करवाती हूँ बीपीएससी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 38वीं से लेकर 68वीं तक की, मतलब जो भी एग्जाम हुआ उसी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग जरूर पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद आ रहा है ये आ रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एक समस्या है। तो क्या कौन सा क्षेत्र में आता है, तो असंगठित क्षेत्र में आता है। भारत के राष्ट्रीय आय की गणना एक समस्या किस में आता है, असंगठित क्षेत्र में आता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब आ रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन जो होता है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब अरे 5 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो चलिए बताते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिकी क्षेत्र के उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिकी उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है। ठीक है, चलिए बताते हैं आप लोग, इसमें से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर ई हो जाएगा। तो चलिए विस्तार से बताते हैं आप। अब है, भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय पूर्व में सीएसओ के आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग द्वारा किया जाता है और इसे जारी भी करता है। ठीक है, अब 7 नंबर क्वेश्चन, बिहार के प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018 और 19 में था, कितना था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय औसत का 33%। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है, उसकी क्यों कहा जाता है, तो ये हो जाएगा, तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण भारत को अल्प विकसित कहा जाता है। ठीक है, पहला नंबर। उसके बाद कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, कृषि पर अधिक गरीबी के कारण भी कहा जाता है भारत को अल्प विकसित। चौथा नंबर, औद्योगिकी उन्नति की मंद गति के कारण भी कहा जाता है भारत को अल्प विकसित। इसका तीनों आंसर सही होगा। ठीक है, बाकी ए नहीं होगा, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, अब 12 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कृषि भूमि के जोतों का औसतन आकार दूसरा राज्य की तुलना में से है, तो कितना हो जाएगा, तो न्यूनतम से द्वितीय हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम समर्थक मूल्य का निर्धारण कौन करता है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब 14 नंबर, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ, तो ये हो जाएगा आपका आंसर डी, 2005 से लागू हुआ है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आ रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, शब्द संक्षेप ट्रिम से क्या बनता है, ट्रिम से क्या बनता है, तो क्या बनता है, व्यापार संबंधित निवेश उपाय
बनता है। ठीक है, ट्रिम से क्या बनता है? तो व्यापार संबंधित निवेश उपाय बनता है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004 से 5 में बदलकर किस वर्ष को बनाया गया? तो 2011 से 12 के बनाया गया। 2004 को 5 से बदलकर 2011 से 12 बनाया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य के वर्तमान मूल्यों पर न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो कौन सा भारत के राज्य जहाँ पे वर्तमान मूल्य पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? ठीक है, तो बिहार में होगा और ज़्यादा जो होगा उसका आंसर गोवा होगा। ठीक है, सबसे न्यूनतम आय जो है भारत में वो बिहार का ही है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आ रहा है 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है कितना है? तो सबसे न्यूनतम है, सबसे कम है। ठीक है, भारत में वार्षिकी प्रति व्यक्ति बिजली का उपयोग सबसे कम है। ठीक है, हमारा 19 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। भारत में चावल उत्पादक राज्य के रूप में उपयुक्त की सही आरोही क्रम में चुने। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? चावल के उत्पादन में पूछ रहा है कि सबसे कम उत्पादन में पूछ रहा है, आरोही हो जाएगा। ठीक है, देखो बढ़ते क्रम या घटते क्रम, पूछ रहा है बढ़ती क्रम। तो सबसे पहले हो जाएगा आंध्र प्रदेश, फिर पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा होता है चावल उत्पादन और पश्चिम बंगाल में होता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद क्या होता है? पंजाब में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि 20 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक है कौन सा मतलब राज्य जहाँ पे सर्वाधिक है उत्पादन में? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? ठीक है, इसका आंसर देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ई हो जाएगा, मतलब एक से अधिक उनमें से कोई नहीं, एक से अधिक उनमें से कोई नहीं। चलिए देख विस्तार से। ठीक है, यहाँ बोला है 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति के सबसे उचित वर्णन इस प्रकार है। उच्च पैदावार किस्मों के बीच उर्वरक, सिंचाई हेतु पानी, कृषि मशीनरी, कीटनाशक का प्रयोग तथा किसानों को प्रति ज्ञान आदि कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन लाया, जिसे तकनीकी रूप से हरित क्रांति या कृषि क्रांति के रूप में जाना जाता है। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर डी माना है, जबकि उच्च उत्पादक कृषि कार्यक्रम हरित क्रांति का प्रमुख घटक है। इस प्रश्न का उत्तर सही ई होगा। ठीक है, इसका आंसर सी और डी दोनों सही होगा। ठीक है, अब हमारे 22 नंबर क्वेश्चन, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितना है? सबसे न्यूनतम, मतलब सबसे कम है। प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई सबसे कम है, न्यूनतम है। ठीक है, इसका आंसर। अब 23 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो कौन सा है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सक्षमता उपागम। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आ रहा है कि यह सत्य होगा भारत की परिभाषित किया जाए, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, एक श्रम अधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में होगी भारत की परिभाषा। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है 25 नंबर क्वेश्चन, भारत की सकल घरेलू उत्पाद में कृषि तथा एवं उससे संबंधित प्रक्षेप का अंश है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा 15%। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 48वीं और 52वीं बीपीएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, 26 नंबर आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो ये जो है तिलहन वो खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है, बाकी गेहूँ, दाल, चावल ये तीनों शामिल है खाद्य सुरक्षा मिशन, बाकी तिलहन नहीं है।
और 27 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, खदानों का निर्यात। ये उद्देश्य नहीं है। बाकी खदानों का वितरण, खदानों का खरीद, खदानों के बफर स्टॉक का रख रखाव, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नहीं है, अब बाकी ये तीनों है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आ रहा है 28 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष कृषि और समृद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक हो गई है? तो 2002 से 3, ठीक है। इसका आंसर मतलब 2002 से लेकर 3 तक नकारात्मक हो गई है कृषि और समृद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 15 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है, ठीक है। दूसरा है कि यह योजना वर्ष 2007 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि शुरू की गई। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही है? तो ये 1 नंबर सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। 31 नंबर आ रहा है, माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योग हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? तो क्या है? इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ से कम, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा है 32 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही के केंद्रीय बजट में FM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 74%। मतलब हाल ही में बजट जो है बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना, तो 74%, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि केंद्र सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी 1 उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय स्वायत्ता दी गई है? तो 500 करोड़ रुपए दी गई है, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आ रहा है 34 नंबर क्वेश्चन, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन है? तो वित्त मंत्रालय है। सरकारी व्ययों को नियंत्रित करने वाला प्राधिकारी कौन है? तो वित्त मंत्रालय। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब कह रहे हैं 35 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। तो ए हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 हो जाएगा, फिर इसका 4 नंबर हो जाएगा और लास्ट में 3 होगा। पहले निगम कर होगा, फिर निगम कर के अलावा अन्य आयकर होगा, उसके बाद संघ उत्पादन शुल्क होगा, उसके बाद कस्टम्स होगा, ठीक है। तो हाई 1 हो गया, हाई 2 गो हो गया, हाई 3 गो, हाई 4 गो हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि भारत सरकार का आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार की आय होती है? तो उत्पाद शुल्क होता है, जिससे भारत सरकार को राजस्व कर से सरकार को आय होती है, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आ रहा है 38 नंबर क्वेश्चन, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो प्रत्यक्ष कर है। इसका आंसर ए हो जाएगा।
उसके बाद आ रहा है 39 नंबर क्वेश्चन, ब्याज भुगतान का एक आइटम है, ब्याज भुगतान के एक आइटम है तो राजस्व व्यय का है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है राजकोषीय घाटा क्या है, तो राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार का ऋण तथा दायित्व, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है तो क्या है, तो भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं, यही है राजस्व घाटे से तात्पर्य की, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, तो यही है इसका आंसर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आ रहा है 42 नंबर, केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021 में 21 से 22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 6.8%, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 2022 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया, तो 6.8%। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। अब आ रहा है 43 नंबर क्वेश्चन कि प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया है, तो 2011 से 12 में पेश किया गया है राजस्व घाटा। ठीक है, अब आ रहा है 44 नंबर क्वेश्चन कि संशोधित मूल्य वर्धित कर संबंध है तो किसका है, तो उत्पाद कर का संबंध है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है 45 नंबर क्वेश्चन, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, 1994 से 95 में किया गया था सेवा कर। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब 46 नंबर क्वेश्चन है, सतम वन को क को ख में मिलाइए। ठीक है, तो देखिए इसमें मिलाना है, कैसे मिलाएंगे, देखिए इसका डायरेक्ट दिया है, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में हुआ था, समुद्री मत्स्य नीति 2004 में हुआ था, और नवीन विदेशी व्यापार नीति 2014 में, और 7वां वित्तीय आयोग 1978 में। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाए। इसमें भी दे रहा है 47 नंबर क्वेश्चन कि स्तंभ क से लेकर स्तंभ ख को मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए मिलाते हैं। इसमें दिया है कैसे मिलाना है, इसमें तो मिला कर दिया है, ओपन जनरल लाइसेंस विदेशी व्यापार है। ठीक है, ट्राइसेम जो है वो रोजगार है। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक जो है मुद्रास्फीति है, और उसके बाद आ रहा है नगद रिजर्व अनुपात ऋण नियंत्रण है। ठीक है, आप लोग को याद होगा। अब आ रहा है 48 नंबर क्वेश्चन, भारत में बजट घाटे को पूरा करने की संदर्भ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है, तो कब कर दिया गया है, तो 31 मार्च 1997 को समाप्त कर दिया गया है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महाल नोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या है, तो ये हो जाएगा आपका बी, भारी उद्योग का स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की गई है। चलिए समझते हैं, इसमें इसका आंसर ई होगा। ठीक है, इसका आंसर सही आंसर पता करते हैं। ठीक है, इसमें दिया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार भारत के संचित निधि पर भारित व्यय के अतिरिक्त होने वाले व्यय की मांग को लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया है, जिससे अनुदान के मांग कहा जाता है। वार्षिक बजट 2022 से 23 में कल 102 मदों की मांग की गई है, इसका आंसर 102 हो जाएगा। इसमें संसद में 102 को अनुदान मांगी गई है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, 102 हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जाम में। अब आ रहा है 51 नंबर क्वेश्चन कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1950 में हुई थी। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों कैसा लगा ये हमारा एक घटना चक्र इकोनॉमिक्स का ये फर्स्ट क्लास, हमें उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइए कि हमारा क्लास आप लोग कैसा लगता है। ठीक है, और दूसरे तक भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोग हर किसी को हेल्प मिल सके। ठीक है, फिर मिलते हैं पार्ट टू
मतलब दूसरे क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।